हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए जीना अग्रवाल एंड आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अपने आप नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि अगर मैंने कोई बैंक अकाउंट ओपन किया है तो मैंने उसके सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं और साथ ही साथ मेरी बैंक ने भी सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, जब भी मैंने पैसे जमा किए या जब भी मैंने पैसे निकाले। लेकिन कुछ टाइमिंग डिफरेंसेस आ जाते हैं। सपोज किसी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग मैंने आज की है लेकिन बैंक ने उसको 2 दिन बाद करी है या 4 दिन बाद करी है, क्योंकि जब उसका बेनिफिट रिसीव होगा तभी बैंक रिकॉर्ड करेगी। तो कुछ टाइमिंग डिफरेंस हो जाते हैं। तो अगर हम किसी भी स्टेज पे जनरली देखेंगे तो मेरे पास मेरे रिकॉर्ड्स में जो बैंक का बैलेंस आ रहा है और जो बैंक के पास मेरे अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, उन दोनों में डिफरेंस हो सकते हैं। तो उन डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए हम रिकंसाइल करते हैं। तो वो जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई कि एक तरफ आपकी कैश बुक है जिसमें बैंक कॉलम है, सिमिलरली बैंक पासबुक जो आपको देती है उसमें बैंक ने जो ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं वो आपके पास हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब हम टैली करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने बनाया है। अब ये बताइए कि ये बनाना क्यों जरूरी है? ताकि कोई एरर हो तो मालूम पड़ जाए, कोई डिफरेंस हो, कोई ऐसी एंट्री हो जो केवल आपने रिकॉर्ड की है, बैंक ने नहीं की, या बैंक ने करी आपने नहीं की, वो फाइंड आउट हो जाए। अगर कुछ ट्रांजैक्शंस में डिले हो रहा है वो मालूम पड़ जाए। कोई ऐसी मिस्टेक है कि मैंने 10,000 लिखा लेकिन बैंक ने 1,000 लिखा, वो हमें मालूम पड़ जाए। बैंक चार्जेस, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड, ये सारी चीजें हमें मालूम पड़ जाए। इसलिए हमको ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना जरूरी होता है। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू सो दैट you can view what all I have brought today for you. चलिए, अब हम देख रहे हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेस बेसिकली बैंक स्टेटमेंट में आ जाते हैं, जो हमने रिकॉर्डिंग की है और जो बैंक ने रिकॉर्डिंग की है। सबसे पहली बात आती है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। सपोज मैंने एक चेक पे लिख दिया कि पे टू मिस्टर एक्स रुपीज 10,000। मैंने वो चेक मिस्टर एक्स को दे दिया तो मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग कर ली, राइट? तो मैंने अपना बैलेंस को कम कर लिया। लेकिन मिस्टर एक्स जब बैंक में जाएंगे उसके बाद बैंक रिसीव करेगी, फिर क्लियरिंग हाउस में उसको भेजेगी, तब बैंक मेरे अकाउंट को कम करेगी। लेकिन जैसे ही मैंने चेक इश्यू किया मैंने तो तभी कर लिया। सो लेट से मैंने आज अपना अकाउंट में बैंक बैलेंस को कम कर लिया 10,000 से, लेकिन बैंक उसकी एंट्री 4 डेज बाद करेगी, क्योंकि जब बैंक के पास आएगा तभी वो करेगी। तो ठीक है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये आपको समझ में आ गया। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। सपोज आपने मुझे मेरी इनकम दी 10,000 की, वो मैंने रिसीव कर ली, तो मैंने तो अपनी कैश बुक में डेबिट साइड पे बैंक कॉलम में एंट्री कर दी कि मुझे मेरा बैंक बैलेंस 10,000 से बढ़ गया। लेकिन जब मैं अपने स्टाफ को बैंक भेजूंगी वो चेक डिपॉजिट होगा और उसके बाद बैंक क्लियरिंग हाउस भेजेगा, उस थर्ड पर्सन से पैसा लेकर आएगा, तब बैंक मेरे अकाउंट को बढ़ाएगी। सो अगेन, जो बैंक ने रिकॉर्डिंग की वो कुछ टाइम बाद होगी, मैंने जो रिकॉर्डिंग कर ली वो प्रायर रिकॉर्डिंग कर ली। सो दिस काइंड ऑफ टाइमिंग डिफरेंसेस may arise because of which the balance which I am saying that I am having with the bank and the balance which bank is saying, they both might differ. ठीक है, सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बैंक ने डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लिए हैं लेकिन मेरे को उसका नॉलेज अभी नहीं है। तो मेरे पास जब दोनों स्टेटमेंट्स आएंगे मैं उनको टैली करूंगी, रेकंसाइल करूंगी, तब मुझे ये चीजें मालूम पड़ेगी और उसके बाद मैं अपनी बैंक बुक में उसको रिकॉर्ड कर लूंगी। फॉर एग्जाम्पल, पहली एंट्री जैसे हमने लिखी है कि हमारा इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है। इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है मतलब सपोज मेरे 50,000 का बैलेंस बैंक के पास था, बैंक ने मुझे उस पर इंटरेस्ट दे दिया सपोज 40 रुपीज का। तो ये 40 रुपीज बैंक ने तो बढ़ा लिए, तो बैंक ने इंक्रीज कर लिए, लेकिन मैंने अभी कैश बुक में नहीं बढ़ाया, तो इसके कारण 40 रुपीज का फर्क आ जाएगा। जो बैलेंस सपोज मैं कह रही हूँ 1,000, तो बैंक कह रहा होगा 1,040। ठीक है, ऐसे ही बैंक ने कुछ चार्जेस लगा दिए। सपोज बैंक ने मुझे एक चेकबुक इश्यू की या ट्रांजैक्शन चार्जेस लगा दिए, इंसिडेंटल चार्जेस लगा दिए, तो उसके कारण मेरा बैंक में जो बैलेंस है अकॉर्डिंग टू बैंक वो कम हो गया। लेकिन as per my own bank book, as per my own cash book bank column, these charges are not yet written off. तो मेरा जो कैश बुक का बैलेंस है वो ज्यादा है, बैंक का
जो पासबुक में बैलेंस है वो कम है। इसी प्रकार से बैंक ने अगर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया तो बैंक ने तो मेरा बैलेंस कम कर दिया। ऐसे ही अगर मेरी कोई डायरेक्ट इनकम हो गई, जिनको मैंने अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे रखी थी, उन्होंने डायरेक्टली मेरी बैंक में दे दिया। सपोज आजकल हम शेयर्स परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा बैंक अकाउंट उनके पास है, तो जो डिविडेंड होता है मेरे बैंक में आ गया, लेकिन मुझे उसकी अभी खबर नहीं है। जब मैं ये बैंक से स्टेटमेंट लेकर आऊंगी 1 महीने बाद और मेरी कैश बुक दोनों सामने रखूंगी और उसमें मैं चेकिंग करूंगी, तब मुझे ये चीज मालूम पड़ेगी। तो इसके कारण भी बैंक का बैलेंस ज्यादा है और मेरे पास जो मेरी कैश बुक में बैलेंस है वो कम है। सिमिलरली पॉइंट नंबर 4 पे मैंने लिखा है डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। सपोज मैंने बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि मेरे को ये रेंट हर मंथ देना है और ये मेरे लैंडलॉर्ड का अकाउंट है, आप हर महीने इनको डायरेक्टली पेमेंट कर दीजिए। तो बैंक ने पेमेंट कर दिया, मुझे उसकी डेट वगैरह भी कुछ नहीं मालूम है, इसलिए मैंने उसकी एंट्री अभी अपनी कैश बुक में नहीं की है, लेकिन बैंक ने कर ली है, तो बैंक का बैलेंस कम है। ऐसे ही सपोज मुझे कोई इनकम आनी थी, वो डायरेक्टली डिपॉजिट हो गई मेरे बैंक अकाउंट में। सपोज मेरा जॉब है, मेरी कंपनी ने सैलरी क्रेडिट कर दी, दिवाली बोनस क्रेडिट कर दिया, अभी मुझे नहीं मालूम पड़ा है, तो बैंक ने तो उसकी एंट्री करके बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन जो मेरा कैश बुक बैलेंस बैंक कॉलम का है वो अभी नहीं बढ़ा हुआ है। इन द सेम वे कोई हो सकता है, मैंने एक बिल की डिस्काउंटिंग बैंक से कराई थी, मैंने बोला था ये 50,000 का बिल आप रख लीजिए, जब मैच्योर होगा उस पार्टी से आप रिसीव कर लेना और अभी मुझे इसके अगेंस्ट में पैसे दे दीजिए। बैंक ने उस 50,000 के अगेंस्ट में लेट से मुझे 40,000 दे दिए, मैंने वो यूज कर लिए। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी जब बैंक उस पार्टी से पेमेंट लेने गई तब उसने डिसऑनर कर दिया। अब बैंक क्या करेगी? बैंक तो लॉस बेयर नहीं करेगी, बैंक उठा के मेरे अकाउंट से पैसे माइनस कर देगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो इसके कारण मेरे अकाउंट में जो मैंने एंट्री की है, मुझे तो नहीं मालूम है डिसऑनर हो गया, तो मैंने उसकी एंट्री नहीं की है, तो मेरा बैलेंस ज्यादा है, लेकिन बैंक ने उसकी एंट्री कर दी है, तो वहां पे बैलेंस कम हो चुका है। इसी प्रकार से बैंक ने अगर मेरे बिहाफ पे कुछ बिल्स कलेक्ट कर लिए हैं, कुछ रिसिप्ट्स कर ली हैं, तो उसके कारण भी दोनों अकाउंट में फर्क आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पॉइंट पे हो सकता है कुछ एरर, ऐसा कोई एरर जो मैंने कैशबुक में ही कर दिया, या ऐसा कोई एरर जो बैंक ने ही कर दिया है, तो इसके कारण भी हम ये देखते हैं कि डिफरेंस इन पासबुक एंड कैशबुक आ जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम केवल मिलान कर रहे हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, वहां पे सेम एंट्रीज रिकॉर्ड हुई है, लेकिन कुछ टाइमिंग डिफरेंस आ गया, तो मैंने एक ब्रेक ऑफ डेट ले ली, लेट्स से लास्ट डेट ऑफ द मंथ, उस डेट पे मैंने दोनों के बैलेंसेस सामने रखे और इनमें फर्क क्यों आ रहा है ये मैंने पता लगाने की कोशिश करनी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। ठीक है, आपको बीआरएस का मतलब समझ में आ गया, कैश बुक में बैंक का बैलेंस, यानी कि आपने अपने जो लेजर मेंटेन किया उसका बैलेंस, और पासबुक मतलब बैंक ने जो रिकॉर्डिंग करी है वो। जनरली पासबुक सेविंग अकाउंट के लिए रहेगी, लेकिन जो करंट अकाउंट, सीसी अकाउंट, ओडी अकाउंट्स रहते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, उसका हमको स्टेटमेंट मिलता है, उसकी पासबुक नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे फॉर स्टडी पर्पस हम उसको पासबुक बोलते हैं जनरली, लेट्स से फॉर सेविंग अकाउंट। आई होप it is clear with me, with you. फॉर्मेट देखते हैं कैसे बनाएंगे। लेट से हमने 3 कॉलम्स बना लिए, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट्स। अगर हम स्टार्ट करें कैश बुक के बैलेंस से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट साइड में इतना है। डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस है अगर मैं कैश बुक की बात कर रही हूँ तो, और अगर क्रेडिट साइड पे है मतलब कि वो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा बैंक का बैलेंस। कुछ चीजें इसमें ऐड होंगी, कुछ चीजें इसमें लेस होंगी, वो हमने सारी लिखते जाएंगे और फिर फाइनली हम ऐड लेस करके किस फिगर पे आ जाएंगे? पासबुक के क्रेडिट बैलेंस पे। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस यानी कि पॉजिटिव बैलेंस, बैंक ये मान रही है कि उसको आपको इतने रुपए देने हैं, आपके इतने रुपए उसके पास जमा हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैश बुक का डेबिट है वो ही पासबुक का क्रेडिट होगा, और जो चीजें प्लस माइनस होनी होगी वो हम करते जाएंगे। एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद एक ओडी का क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद एक अमेंडेड कैश बुक का, करेक्टेड कैश बुक का क्वेश्चन लेंगे, तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि बैंक स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आपका क्रेडिट बैलेंस 15,650 है, कैश बुक का बैलेंस कह रहा है डेबिट बैलेंस 15,200 है। Students, in this kind of question, we have the answer given here itself.
So I have to begin either with this balance, I will add less certain things and I will get this balance, or I will begin with this figure, add less certain things and I will come to this figure. I hope यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ रही है. ठीक है, अब एंट्रीज क्या क्या दी हुई है उनको अंडरस्टैंड करते हैं. कि चेक इश्यू किया था मिस्टर रोशन को 6000, मिस्टर एक्स को इतना, नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक. तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है, आपने किसी को चेक इश्यू कर दिया तो आपने कैश बुक को क्या कर दिया, कम कर दिया. ठीक है, चेक इश्यू कर दिया, लेकिन वो बंदा भी बैंक में प्रेजेंट चेक को लेकर नहीं गया है, तो क्या पासबुक का बैलेंस कम हुआ है? नहीं. तो इस एंट्री के कारण क्या हो रहा है, कैश बुक बैलेंस इज लेस. ठीक है, बैंक चार्जेस, इसके कारण क्या हो रहा है, बैंक ने उठा के आपके अकाउंट से इतने रुपए माइनस कर दिए. तो क्या कैश बुक का इसका नॉलेज था? अभी तक नहीं था. तो कैश बुक ने ये खर्चे की एंट्री नहीं की है, लेकिन पासबुक ने इस खर्चे की एंट्री कर दी है. फिर थर्ड एंट्री है डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय मिस्टर वाई इन द बैंक. कुछ पैसे किसी मिस्टर वाई ने डायरेक्टली मेरे बैंक में जमा कर दिए. सो माय पासबुक इज मोर and cash book has not done this entry, so cash book is less because of this entry. फिर है checks of 70,650 were deposited in the bank on 25th March but collected by bank in the next month. आपको कुछ चेक रिसीव हुआ, आपने जाके बैंक में जमा कर दिया, आपने अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री डेबिट साइड पर कर ली, तो आपने अपना कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया. लेकिन बैंक को वो पूरा काम करने में 6-7 दिन लग गए, सैटरडे संडे वॉट एवर इट बी. तो उसके कारण बैंक ने वो पैसा कलेक्ट करके लाया नेक्स्ट मंथ. तो अब क्या हो रहा है इस एंट्री के कारण, कैश बुक बैलेंस इज मोर, पासबुक बैलेंस इज लेस. तो अगर मैं कैश बुक से शुरू होंगी तो मैं इस अमाउंट को माइनस करके पासबुक के बैलेंस पे आ जाऊँ. एक और एंट्री है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 450. बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया 450 रुपए का, तो डेफिनेटली पासबुक में बैलेंस बढ़ गया है, कैश बुक में अभी नहीं बढ़ा है. चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. जस्ट अ मिनट. बैलेंस एज पर बैंक, मैंने पासबुक का बैलेंस ले लिया है यहाँ पर 15,650. ओके, अब इसमें जो चीजें ऐसी थी जैसे कि बैंक चार्जेस के कारण क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस कम हो गया. ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, पासबुक के बैलेंस से मुझे कैश बुक के बैलेंस पर जाना है. ठीक है, और ये ऑलरेडी माइनस हो चुका था, यानी कि अब मुझे इसको ऐड बैक करना पड़ेगा. आप इसको वापस से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि पासबुक में कोई खर्चा लिख दिया तो पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का बैलेंस मोर है. सो फ्रॉम अ लेस फिगर इफ यू वांट टू गो टू अ हायर फिगर वी ऐड. बैंक ने ये खर्चा लिख दिया था, उसके कारण पासबुक कम हो गई थी, अब मुझे बढ़ानी है, सो आई विल ऐड इट. ठीक है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड. मैंने क्या किया, कैश बुक के अंदर मुझे जो चेक मिला मैंने उसकी एंट्री डेबिट साइड पे लिख दी, तो रिसीव साइड पे मैंने लिख दिया. सो माय कैश बुक इज मोर, पासबुक इज लेस. क्यों? क्योंकि बैंक ने उसका कलेक्शन करके अभी नहीं लाया है. तो कैश बुक में तो आ गया पैसा, तो कैश बुक इज हाई, पासबुक इज लो. एंड मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, पासबुक था. So from a low figure, if I want to go to a higher figure, I will add. I hope आपको लॉजिक समझ में आ रहा है. अगर एक बार लॉजिक क्लियर हो गया तो हम एग्जाम में, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी उसको सॉल्व कर सकते हैं. देखिए लेफ्ट साइड पे मैंने क्या क्या चीजें लिखी है, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. आपने किसी को चेक इशू कर दिया तो आपने क्या कर दिया, कैश बुक में उसको माइनस लिख दिया, यानी कैश बुक बैलेंस लेस हो गई है. पासबुक में लिखा, बैंक ने कुछ एंट्री करी है क्या, उसकी नहीं करी है अभी. क्यों? क्योंकि बैंक के पास वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ. जब तक कोई बैंक से पैसे मांगने नहीं जाएगा, चेक जमा नहीं करेगा, तब तक बैंक क्या करेगी, बैंक कुछ नहीं करेगी. तो आपने तो अपनी कैश बुक में लिख दिया लेस, आपने पैसे दे दिए, लेकिन पासबुक ने दिए क्या, नहीं. सो फ्रॉम अ हायर फिगर यू वांट टू गो टू अ लोअर फिगर, तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे. क्यों? क्योंकि मुझे करना ये है कि एक बैलेंस से शुरू होकर दूसरे बैलेंस तक जाना है और ये पता लगाना है दोनों के फिगर में इतना डिफरेंस क्यों है. एक जगह 15,650 आ रहा है, एक जगह 15,000
200 आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है? तो कुछ चेक आपने इशू कर दिए, यानी कैश बुक में तो आप लेस कर चुके हो, लेकिन क्या पासबुक में किया हुआ है? नहीं। तो अब इस हायर फिगर से लोअर फिगर पे जाना है, इसलिए मैं लेस कर रही हूँ। सेकेंड एंट्री भी इसी टाइप की, डायरेक्ट डिपॉजिट, किसी ने जाके मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कैश बुक को इसका नॉलेज नहीं है। सो फ्रॉम हाई आई एम गोइंग टू लो, सो आई विल माइनस इट। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक ने देखा मेरा इतना पैसा जमा था, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और पासबुक में लिख दिया, तो पासबुक इज मोर, कैश बुक इज लेस। तो लेस फिगर पे जानना चाहती हूँ, इसलिए माइनस किया। ये सारी चीजें मैंने ऐड कर दी है, तो ये फिगर आ गया। ये सारी माइनस करनी है, इसका ये फिगर आ गया। इसमें से ये ऐड किया, ये लेस किया, तो ये मेरा आंसर आ गया। आई होप यू आर विथ मी एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ओवरड्राफ्ट का एक क्वेश्चन देखते हैं। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? बैंक से आपने कोई फैसिलिटी ली है, मींस आप अपना माइनस फिगर में भी जा सकते हैं। आपका अमाउंट अगर बैंक में नहीं भी है जमा, तो भी बैंक आपको माइनस में यूज करने देगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस हमको यही इमेजिन करना है कि हमारी सारी चीजें माइनस में है, तो या तो जो जनरल ट्रीटमेंट कर रहे थे उसका रिवर्स ट्रीटमेंट करें, या फिर सीधे सीधे ओडी के निगाह से सोचेंगे कि इस एंट्री के कारण क्या ओडी बड़ी होगी या घटी होगी, और पासबुक की ओडी से कैश बुक की ओडी तक जाना है, या कैश बुक की ओडी से पासबुक की ओडी तक जाना है। एक क्वेश्चन के थ्रू हम ओवरड्राफ्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि पासबुक के ओवरड्राफ्ट से हम कैश बुक के ओवरड्राफ्ट पे कैसे जा सकते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए। पासबुक का ओडी बैलेंस 7700 है, चेक्स इश्यू कर दिए हैं बट दे आर नॉट येट प्रेजेंटेड। फिर है चेक्स पेड इनटू बैंक, मतलब हमको रिसीव होना था किसी से, तो हमने कैश बुक में एंट्री कर दी है, लेकिन पासबुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है। और बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया 550 रुपीज, और किसी ने हमारे अकाउंट में बैंक में डायरेक्टली पैसे जमा कर दिए 4800 रुपीज। फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, पर्टिकुलर्स, डेट एंड रुपीज, फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा। अब हमको कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी है, और अल्टीमेटली हमको किस पे अचीव करना है कि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना है। तो अब एक एक ट्रांजैक्शन को हम देखते हैं और फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें उसको ऐड करना है कि हमें उसको लेस करना है। पहला ट्रांजैक्शन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने किसी को चेक इशू किया, तो आपने कैश बुक में या बैंक बुक में क्या किया होगा? चेक इशू कर दिया है, यानी वहां का बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस आपका कम हो गया था, लेकिन आपकी अगर ओडी चल रही है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, माइनस में बैलेंस है, तो वो माइनस बैलेंस तो और बढ़ गया होगा ना। मीन्स कैश बुक का ओडी बैलेंस इज मोर। सो फ्रॉम अ स्मॉल फिगर इफ यू वांट टू गो टू अ मोर फिगर वी ऐड, क्योंकि कैश बुक का ओडी बैलेंस ज्यादा है इस एंट्री के कारण, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। सेकेंड एंट्री देखते हैं कि कुछ कुछ लोगों ने डायरेक्टली मेरे पासबुक में, मेरे बैंक में जाके पैसा जमा कर दिया है, तो उसके कारण नॉर्मल बैंक बैलेंस तो क्या हो जाता? बढ़ जाता, लेकिन ये ओडी है, तो ओडी बैलेंस मेरी कम हो गई। सपोज मैंने बैंक से -1 लाख चल रही थी, और अब किसी ने उसमें पैसे जमा कर दिए, तो मैं बैंक से क्या बोलूंगी कि मुझे आपको कम देना है 4800 से। तो अब क्या हो रहा है कि मेरी पासबुक की ओडी लेस है और मुझे मोर ओडी पे जाना है, कैश बुक की ओडी पे, इसलिए मैंने ऐड किया है। आई होप यू आर विथ मी, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ, मुझे चेक किसी पार्टी से रिसीव हुआ, मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो मैंने क्या किया होगा? कैश बुक में रिसीव की एंट्री कर दी, यानी नॉर्मल कैश बुक बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन अगर ये ओडी का क्वेश्चन है तो ओडी मेरी कम हो गई। So cash book OD is less, passbook OD is more. So I have begun my question from passbook. So from a higher figure, if I want to go to a lower figure, that's why I am reducing it. इसलिए मैंने less में इसकी entry कर दी, less 2600. सिमिलरली बैंक ने कुछ इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया, यानी बैंक ने मुझसे कुछ खर्चा ले लिया, तो उसके कारण वापस बैंक ने जो मेरा माइनस बैलेंस चल रहा था उसको और बढ़ा दिया, तो मेरी पासबुक की ओडी और ज्यादा बढ़ गई। सो फ्रॉम अ हायर फिगर आई वांट टू गो टू अ लोअर फिगर, अगेन आई एम सब्ट्रैक्टिंग इट। In this way I have got my cash book balance.
फ्रेंड्स जो ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन होता है सिंपल ही होता है, नॉर्मल क्वेश्चन से जस्ट रिवर्स होता है। तो अगर नॉर्मल एंट्री समझ में आ गई है तो अपने दिमाग में लॉजिक लगा लें कि ऐड करना है कि लेस, और उसका रिवर्सल यहाँ पे कर दे। दूसरा तरीका ये हो सकता है, हमको कुछ रिवर्सल नहीं करना, हम केवल ओडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के कारण पासबुक की ओडी ज्यादा है या कम है इन कंपैरिजन टू कैश बुक ओडी, या कैश बुक ओडी कम है या ज्यादा इन कंपैरिजन टू पासबुक ओडी। तो अगर हम लॉजिकली ट्राई करेंगे तो हम सीधे सीधे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु मे आल्सो बी बेनिफिटेड बाय दिस। And in case you are interested in my coaching, you can connect with me. All my details are given on my channel. You can also visit my website. Sorry. ओके हम बीआरएस में एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कहलाते हैं कि एडजस्टेड कैश बुक मेथड। ये और ज्यादा साइंटिफिक है और ज्यादा लॉजिकल है। इसमें हो क्या रहा है, हमारे पास दो बुक्स है, एक पासबुक है एक कैश बुक है, उन दोनों को हम मैच करना चाहते हैं, उन दोनों में जो डिफरेंस आए हैं उनको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। चलिए इसके पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे बनाओगे बीआरएस। एक पेज आपके पास बैंक से आया रहेगा कि हमने ये चीजें रिकॉर्ड की, दूसरा पेज या दूसरी शीट आपके पास कैश बुक के बैंक कॉलम की रहेगी। आप टिकिंग करते हैं कि दोनों एंट्रीज, कोई सी भी एक एंट्री पकड़ी वो इस बुक में और इस बुक में है कि नहीं है, अगर है तो टिक लगा देंगे। तो जो अनटिक्ड आइटम्स रह जाते हैं दोनों बुक्स में उनसे हम बीआरएस बनाते हैं। केवल जो अनटिक्ड आइटम्स हैं वो ही बीआरएस में आएंगे। सपोज आपने एक चेक इश्यू किया मिस्टर एक्स को, कैश बुक में भी लिखा हुआ है बैंक बुक में भी लिखा हुआ है, तो वो तो ठीक है ना, वो तो करेक्ट है, उसके कारण कोई डिफरेंस ही नहीं क्रिएट हुआ तो वो क्यों लिखेंगे। आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट। एडजस्टेड कैश बुक में हम क्या करते हैं कि कैश बुक में कुछ ऐसी एंट्रीज है जो पासबुक में करी हुई है और वो सही भी है। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने कुछ चार्जेस ले लिए या बैंक ने आपको कुछ इंटरेस्ट दे दिया, तो इस प्रकार की कुछ एंट्रीज है जो पासबुक में ऑलरेडी करी हुई है और कैश बुक में नहीं करी हुई, लेकिन वो करनी ही है हमको कैश बुक में, तो हम पहले वो एंट्रीज कैश बुक में करेंगे। तो सबसे पहले हम कैश बुक खोलेंगे या कैश अकाउंट खोलेंगे, उसमें सारी ऐसी एंट्रीज कर देंगे और उसके बाद एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस से हम बीआरएस बनाएंगे। तो हम सबसे पहले जो एंट्रीज हमें करनी है, जैसे बैंक चार्जेस है, बैंक इंटरेस्ट है, डायरेक्ट कलेक्शन, बैंक में किसी ने जाके या बैंक ने डायरेक्टली 20,000 रुपए किसी से रिसीव कर लिए, तो रिसीव कर ली तो बैंक ने तो एंट्री कर दी है, तो हमको कैश बुक में भी कर लेनी है वो। या बैंक ने सपोज हमारा रेंट का पेमेंट कर दिया, इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया, जो अभी हमने कैश बुक में नहीं लिखा है, तो बैंक तो लिख चुकी है, अब हम भी उसको लिख लेंगे और हमारी करेक्टेड कैश बुक हम बना लेंगे, एडजस्टेड कैश बुक हम बना लेंगे और उसके बाद हम बीआरएस करेंगे। चलिए इसका भी एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस इतना दिया हुआ है, कुछ चेक्स डिपॉजिट हुए बैंक में लेकिन वो अभी कलेक्ट होके नहीं आए हैं, कुछ चेक्स इश्यू हो गए हैं लेकिन उन लोगों ने अभी बैंक में जाके प्रेजेंट नहीं किया है, कुछ बैंक चार्जेस है जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, और बैंक का इंटरेस्ट था 5,000 का विच वॉज रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक एंड ऑल्सो रिकॉर्डेड इन कैश बुक वॉज रिवर्स बाय इट ऑन 31st मार्च। कुछ मिस्टेक हो गई थी बैंक से और वो मिस्टेक हमने भी कर दी थी, अभी उसका रिवर्सल भी हो रहा है। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट किया है, अब हमको बोला गया है कि पास द एंट्रीज इन द कैश बुक एंड देन प्रिपेयर योर बीआरएस। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन में मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, इसको मैंने लिख दिया कि 50,000 रुपए डेबिट साइड पे कैश बुक का बैलेंस है। बैंक ने जो चार्जेस मुझसे लिए हैं तो बैंक तो उसकी एंट्री कर चुका है लेकिन मैंने नहीं की है, तो अब मैं इसको क्रेडिट साइड पे लिख देती हूँ। क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा, क्योंकि कैश बुक में डेबिट साइड पे रिसिप्ट साइड है एंड क्रेडिट साइड मेरी पेमेंट साइड है, so पेमेंट साइड पे I have done this entry. Okay. Similarly, if there is some interest which I had received and then the reversal is being done, बैंक ने इसको पहले डेबिट किया था तो मैंने क्या किया होगा, ऑलरेडी क्रेडिट कर चुकी थी मैं, अब उस गलती का मैंने रिवर्सल कर दिया। तो मैंने ये एंट्री इस वजह से की है कि पहले जो गलती हो गई थी उसको रिवर्स साइड में लिख के उस मिस्टेक का रिवर्सल करके उसको रेक्टिफाई मैंने कर दिया।
इसके अलावा बैंक ने मेरे लिए कुछ इंटरेस्ट और रिसीव किया, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ बैंक को डायरेक्टली इंटरेस्ट मिला, तो उसके कारण भी मेरा कैश बुक बैलेंस इंक्रीज हो गया। तो अभी हमको यहाँ पे ये देखना है कि जितनी भी ऐसी एंट्रीज थी जो कैश बुक में होना ही चाहिए थी और नहीं हुई थी, वो सारी एंट्रीज हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए। जैसे कि बैंक चार्जेस हमने एंटर कर दिया, इंटरेस्ट की एंट्री हमने कर दिया, और जो एक एंट्री गलत हो गई थी पहले उसको भी हमने रिपेयर कर दिया है। तो अब हमारा कैश बुक का करेक्टेड बैलेंस आ गया 57,950। अब हम BRS एक्चुअल बनाएंगे और उसका बेस फिगर ये वाला ले लेंगे। और अब जो ऐसे चेक इश्यूड है या चेक डिपॉजिटेड है, जैसे कि एक जगह एंट्री हो गई है, एक जगह एंट्री नहीं हुई है, और अब हमको उसको कैश बुक में भी कुछ और इम्पैक्ट नहीं देना था, वो वाली सारी एंट्रीज हमने यहाँ पर लिख के फिगर को मैच कर लिया कि ये कैश बुक का बैलेंस था लेकिन पासबुक का ये बैलेंस था, और इनमें डिफरेंस इन दो चीजों का है, इनको हमने एडलेस करके ये बना दिया। I hope आपको समझ में आ गया है, and thanks a lot for watching. And if you have any doubts related to bank reconciliation, you can please write it in the comments box. And thanks a lot for watching. Have a good day. May God bless you.